नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक चैप्टर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का समाप्त कर चुका है और आज हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का ही। ठीक है, एक घंटे का हर एक दिन क्लासेस अपलोड होते हैं। आप लोग सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप A to Z देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है यूट्यूब में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है जो पूरी तरीके से पढ़ाया हो। ठीक है, यानी कि फ्री में। ठीक है, क्योंकि सभी को कोर्स बेचने में लगे हैं। खैर छोड़िए, सबकी अलग अलग बातें होती है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यानी कि पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवाने वाला हूं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम लोग शिक्षा के आधार, शिक्षा के स्रोत, शिक्षा के महत्व, औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा और भी बहुत सारी जो भी पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लासेस था, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग कल? हाँ, हम लोग यहाँ पे थे, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया, यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि हमारा जो जन्म होता है हमारा मरण तक, ठीक है, जन्म से मरण तक चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। हम कहीं ना कहीं कुछ किसी माध्यम से हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, चलिए। बालक शिक्षा का केवल विद्यालय में शिक्षकों से ही प्राप्त नहीं करता, वरन अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, पशु पंछी, जीव जंतु आदि से कुछ ना कुछ अनुभवों से और ग्रहण करता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अनुभवों से भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि बालक जो है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस जो भी, देखिए आप किसी चीज़ को घूमने के लिए गए तो घूमे, वहाँ पे सीखे। कोई व्यक्ति बैठा हुआ पार्क में, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जर्व किए वहाँ पे, यानी कि पार्क क्या है? बैठने वाली जगह है। ठीक है, और कोई व्यक्ति क्या है? गाड़ी चला रहा है विदाउट हेलमेट का। अब क्या, उसका चालान कट गया, तो वहाँ पे क्या आप सीखे कि बिना हेलमेट का गाड़ी चलाने से चालान कट जाता है। ठीक है, तो यानी आप वहाँ पे क्या सीखे? ये आपका वातावरण, समाज आपको सिखा रही है, आपको किताबें नहीं सिखा रही। ठीक है, तो यानी आपको वातावरण, आसपास के जो भी चीज़ें उससे आप सीखते रहते हैं। ठीक है, यानी केवल विद्यालय में ही आप नहीं सीखते। शिक्षा का मतलब आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, किसी से भी, छोटा बड़ा किसी से भी, कोई भी जीव जंतु से। ठीक है, चलिए देखिए, वरन अपने संपूर्ण जीवन में समाज के सदस्यों, प्राकृतिक वातावरण, मैंने अभी बताया आपको, पशु पंछी से भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, जीव जंतु से भी सीखते हैं। ठीक है, और उनके अनुभवों, यानी कि खुद का अनुभव से भी ग्रहण करते, वह सब शिक्षा है। बालक जैसे ही एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक मृत्यु प्राप्त नहीं होता, कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, यानी कि बालक जो है जब तक, यानी कि जैसे ही उनकी जन्म होती है उस दिन से, ठीक है, उसकी मृत्यु तक सीखते रहता है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद तो पता नहीं कहाँ चले जाते, कई बोलते स्वर्ग जाते, कोई नर्क, खैर उनका एक अलग मैटर है। ठीक है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु जब तक नहीं तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, ये कहना है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। ठीक है, कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल देखे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देख लीजिए, शिक्षा समाज में, समाज के लिए, समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शिक्षा समाज में। ठीक है, यानी कि हमारा जो आसपास का वातावरण है, समाज है। ठीक है, समाज में, समाज के लिए। ठीक है, यानी कि अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो समाज कैसे बनेगा? और समाज में अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगी तो समाज को किस तरीके से संचालित करेंगे? और समाज द्वारा संचालित प्रक्रिया है, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के छोटा बच्चा क्या करता है, हम लोग एक समाज में रहते हैं। ठीक है,
मान लीजिए बच्चा जन्म लिया, 2-2.5 साल का हुआ, अब देखे कि बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, ठीक है, गांव के बच्चे लोग, तो हम भी चाहते हैं क्या, समाज के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमारा बाल बच्चा या हमारे छोटे बात को, यानी कि छोटे भाई बहन को उस एज में स्कूल भेज देना चाहिए। यानी कि समाज के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ कहने का मतलब यही है, ठीक है। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, समाज को चलाता है, समाज का निर्माण करता है, समाज के द्वारा लोग सीखते भी हैं, ठीक है। शिक्षा अगर रहेगा तो, अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या है, एक मतलब कि अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। अगर समाज में लोग रहेंगे ही नहीं, शिक्षित लोग रहेंगे ही नहीं, तो शिक्षा कैसे, मतलब कि देखिए, समाज में अगर सारे लोग अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि लोग भी अनपढ़ ही रहेंगे, यानी कि पढ़ाने के लिए अपने बाल बच्चों को नहीं भेजेंगे, ठीक है। चलिए, समाज का अभिन्न अंग होता है, यानी कि वह समाज का अभिन्न अंग होता है, अतः शिक्षा का कार्य केवल व्यक्तिगत विकास का करना ही नहीं, अपितु शिक्षा द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जाना भी है, ठीक है। शिक्षा का क्या है, देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना ही शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि हम अगर सीखे तो हम किसी और को भी सिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा शिक्षा है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। हम अगर शिक्षित रहेंगे तो हम अपने छोटे भाई बहन को, हमसे प्रेरित होकर गांव वाले, हमसे प्रेरित होकर समाज वाले लोग क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। यानी कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग सीखते हैं, आसपास के लोग, ठीक है। देखिए, शिक्षा बालक का केवल सामाजिक विकास ही नहीं करता, वरन वह बालक को सामाजिक परिवेश के साथ समायोजित भी होना सिखाती है, ठीक है। शिक्षा क्या है, सिर्फ बालक का सामाजिक विकास नहीं करती, यानी कि हमारा केवल समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से, हमारा मानसिक विकास ही नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि समाज, यानी कि सामाजिक परिवेश में समायोजन होना भी सिखाता है। समायोजन मतलब क्या, एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी कि हमारे पास शिक्षा रहेगा तो हमें मालूम होगा कि किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, यानी कि हमें मालूम होगा कि किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, जो बालक समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित करने में सफल होता है वह स्वयं को सुखी रखता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर एक और लाइन पढ़ लेता है उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। और समाज के विकास में भी सहायक होता है, ठीक है। यहाँ एकदम बिल्कुल सही बोला गया है कि देखिए, जो बालक मतलब कि हम आप कोई भी व्यक्ति, ठीक है, समाज के साथ अपना समायोजन, यानी कि समाज के साथ समायोजन कब स्थापित होगा, जब आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वहाँ पे रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ, तो हमें व्यवहार करना आ जाएगा तो हम उसके साथ क्या, समायोजित हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखिए, स्वयं सुखी रहता है मतलब कि हमें मालूम होता है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें व्यवहार करना है लोगों के साथ में, और बड़े के साथ में, छोटे के साथ में, बुजुर्ग के साथ में, तो हमें व्यवहारिक ज्ञान आ जाएगा तो हम समाज के साथ एडजस्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, यही कहानी का मतलब है, ठीक है। शिक्षा क्या है, हमें समाज के साथ जीना, मतलब कि उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें सिखाती है, ठीक है। शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया क्या है, देख लीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया स्थिर ना होकर गतिशील है, ठीक है, बिल्कुल स्थिर नहीं है। शिक्षा ग्रहण कर रहे मतलब नई नई चीज़ आ रहे हैं आपके अंदर, तो क्या गतिशील है, ठीक है। हाँ, यह व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया और पहले भी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। यह व्यक्ति के सक्रिय बनाकर जीवन में उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। गतिशील प्रक्रिया शिक्षा, और व्यक्ति को क्या करती, सक्रिय मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हमें मालूम हो क्या करना चाहिए, मतलब हम दिमाग लगाते रहेंगे, यानी कि सक्रिय रहेगा हमारे दिमाग, ठीक है। देखिए,
पागल लोगों के पास देखेंगे आप, मेंटल काके आप चले जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, उनका दिमाग जो है सक्रिय नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ ना कुछ उलूल जुलूल करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, वो सामाजिक प्राणी वो भी है, लेकिन उनका मेंटल स्थिति थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा मेंटल स्थिति सही है, और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो मेंटल स्थिति को बना के रखता है, ठीक है। यानी कि हमें मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से लाइफ को सर्वाइव करना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। यानी सक्रिय बना के रखता है। सक्रिय जैसे कि हमारे पास शिक्षा है तो मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, यानी हम क्या है, सक्रिय है। आपके पास शिक्षा है तो आप क्या करें, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, यानी आप भी सक्रिय, ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए और देखिए आगे, जीवन में उन्नति और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति अपनी उचित और विकास करने में सफल होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात। अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो हम अपना विकास कैसे कर पाएंगे। हमारे पास शिक्षा है तब तो हम विकास कर पाएंगे। आप पढ़ किस लिए पढ़ रहे हैं, आपके पास शिक्षा है, आप ग्रहण कर रहे, आने वाले दिनों में नौकरी करने के लिए, अपना जीवन को अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए ही ना कर रहे। यानी कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको बैलेंस बना के चलाती है, ठीक है, आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया कैसे है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जब MCQ लाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके 2 अंग हैं। 2 अंग कौन कौन है, देखिए, एक शिक्षक दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, पहला आपका शिक्षक यानी मैं हूँ, आपके शिक्षक है, आप विद्यार्थी है दूसरा, ठीक है। देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में दोनों अंग सक्रिय होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी आप ऑफलाइन भी कोचिंग अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, यानी कि दोनों सक्रिय हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। दोनों में से एक अंग के निष्क्रिय रहने पर शिक्षा की प्रक्रिया नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो मैं किसे पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको पढ़ाएगा नहीं तो आप क्या पढ़ेंगे, तो यानी कि अगर एक सक्रिय नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, शिक्षा का महत्व ही नहीं, क्योंकि ना पढ़ाने वाला रहेगा, यानी कि देने वाला अगर नहीं रहेगा तो लेने वाला कहाँ से रहेगा। अगर लेने वाला रहेगा, अगर देने वाला ही नहीं रहेगा तो कैसे, यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। यानी मान लीजिए आप ऑफलाइन कोचिंग में है तो आप अगर ग्रहण नहीं कीजिएगा तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसको, मतलब ये कहना है, ठीक है। देखिए शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है। इस विषय में एडम्स का कहना है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगता है छोड़ दिया हूँ, ठीक है। हाँ, निष्क्रिय शिक्षा हो सकती है, ठीक है, निष्क्रिय प्रक्रिया हो सकती है। शिक्षा शिक्षार्थी को सिखाता है और शिक्षार्थी शिक्षक से सीखता है। वही चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे, मतलब कि शुद्ध हिंदी में लिखा, मैं आपको आराम से समझा दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए इस विषय में एडम्स का कहना है, एडम्स क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एडम्स का क्या कहना है, द्विमुखी प्रक्रिया के विषय में एडम्स का क्या कहना है, ठीक है। एडम्स का क्या कहना है, देख लीजिए। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व अपने प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि एडम्स द्विमुखी प्रक्रिया के विषय में क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि देखिए शिक्षा यानी कि एक व्यक्ति, ठीक है, अपना व्यक्तित्व, यानी कि मैं हूँ, या मेरे स्थान पे किसी शिक्षक को रख लीजिए, ठीक है, या मुझे भी रख सकते हैं। मैं हूँ जो अपने व्यक्तित्व, हमारे पास जो ज्ञान है हमारे व्यक्तित्व में, ठीक है, मैं आपको प्रभाव डालता हूँ और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करूँ। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे व्यक्तित्व क्या है, ठीक है, और हमारे अंदर जो भी ज्ञान है उस चीज़ को मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यानी कि आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बातों को आप सीख रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो यही चीज़ एडम्स का कहना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। देखिए
जिस जिस दिन मैं एमसीक्यू लाऊंगा आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू लाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन थ्योरी ऐसा चीज़ है जो आपको एमसीक्यू अगर नहीं भी कीजिएगा ना तो भी आपको चला देगा। यानी कि आप अगर चीज़ों को समझ पाएंगे तो क्वेश्चन अगर आपसे आपके सामने आ जाएगा तो आप आराम से टेकल कर लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू भी लाएंगे हम लोग, बस कंप्लीट करेंगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग एमसीक्यू चैप्टर वाइज लाएंगे, ठीक है। देखिए, यह प्रक्रिया चेतना युक्त ही नहीं संप्रेषण अथवा स उद्देश्य पूर्ण भी होता है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से ग्रहण करें, यानी आप लोग को समझ हो आगे, ठीक है। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोगों को समझाना, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। मैं शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी है, तो आपका काम क्या है कि किसी भी तरीके से ग्रहण करना, यानी हमारी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, ये होती है, ठीक है। यानी कि उद्देश्य आपका क्या है यहाँ पे पढ़ने का कि आप सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अगर समझ जाते हैं तो यानी कि आप अगर यहाँ पे समझ ले रहे हैं और जो क्वेश्चन आता है उस चीज़ का सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको एडमिशन हो जाएगा बीएड में, या तो आप शिक्षक बन जाएंगे तो वहाँ पे आपका फायदा होगा। यानी आपका उद्देश्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षा का, ठीक है, ये कहना है, ठीक है। एडम्स का आप कहावत याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या उनका कहना है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। आप देखिए, द्विमुखी प्रक्रिया तो हो गया, अब त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए, त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन बोलते हैं, ड्यूई, ठीक है। द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स का कहना था, त्रिमुखी प्रक्रिया ड्यूई का कहना है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसका कहना है, त्रिमुखी, ड्यूई का कहना, ठीक है। ड्यूई का कहना है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। देखिए क्या, और इसके 3 अंग हैं। अब देखिए फंसते जा रहे हैं आप लोग ना, 3 अंग कौन कौन है, 3 अंग, पहला आपका शिक्षक, दूसरा आपका बालक, तीसरा आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। किसके अनुसार, कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना, भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को रिवीजन करके यानी कि रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसके अनुसार, ड्यूई के अनुसार, ठीक है। और एडम्स के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स के अनुसार द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया और ड्यूई के अनुसार, ठीक है, याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए, शिक्षक, दूसरा बालक, तीसरा आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। 3 अंग, शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शिक्षक का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसके अनुसार, ड्यूई के अनुसार पाठ्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से ना होकर उन सभी विचारों, भावों और मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। किसके अनुसार, ड्यूई के अनुसार, ठीक है। 3 है, पहला शिक्षक, दूसरा आपका बालक, तीसरा आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है कि समाज में, आस पड़ोस में, यानी कि विभिन्न जिन चीज़ों से हम सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, विचार हो गया आपका, भाव हो गया, मान्यता, अनुभव, अनुभव लेते हैं ना हम लोग किसी चीज़ से अनुभव, जैसे क्या हमारा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि 18 साल के बाद, लगभग 16-17 के बाद, समझिए 18 के बाद, ठीक है, लोग बोलते हैं कि अरे ये सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरे लोग बोलते हैं आपको, क्योंकि उनका एज गुजर चुका होता है, 20-22 साल के लड़का, 22 साल के लड़का नहीं बोलेगा, 25-30 साल का लड़का बोलेगा, ठीक है। मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति बोलता है आपको कि अरे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, जीवन बर्बाद होता है, फालतू टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन आप बात नहीं माने, बस आप है वही चीज़, यानी कि प्यार व्यार कर लिए, बस आप अनुभव कर लिए, बोलते ये सब फालतू है क्या, बाद में तकलीफ होता है, ठीक है। तो आप क्या किए, उन चीज़ों से अनुभव ग्रहण किए, ठीक है। आप किसी और को बोलिएगा, यानी कि अनुभव से आप क्या सीखे कि ये सब चीज़ जो है वो फालतू होता है, ठीक है। यानी आप किसी का बात नहीं माने, यानी कि आप अपना से अनुभव किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपका अनुभव में, ये भी आपका एक शिक्षा है, ये कहना है। किसके अनुसार, ड्यूई के अनुसार, ठीक है, ड्यूई,
ठीक है। देखिए बोलने में वैज्ञानिक का नाम ऐसा ऐसा है ना, क्या बोले, अरे एडम के अनुसार द्विमुखी, ड्यूई के अनुसार त्रिमुखी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका फिर है आपका ड्यूई। ठीक है, देखिए शिक्षा की प्रक्रिया के दो प्रमुख पक्ष माने जाते हैं, पहला आपका मनोवैज्ञानिक, दूसरा आपका सामाजिक। ठीक है, ड्यूई के अनुसार ही, लेकिन उसमें शिक्षा का सामाजिक पक्ष विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया कैसे है, प्रत्येक बालक कुछ वंशानुगत शक्तियों को लेकर पैदा होता है, जिसे हम लोग जेनेटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि किन्हीं के माता पिता पतले हैं तो बच्चे भी पतले पैदा होते हैं, किन्हीं के माता पिता मोटे हैं तो मोटे पैदा होते हैं, किन्हीं के माता पिता क्या है मतलब कि थोड़ा सा बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान पैदा होते हैं, किन्हीं के माता पिता थोड़ा सा मंदबुद्धि है तो थोड़ा सा बच्चे के मतलब क्या जेनेटिक आता है। ठीक है, किन्हीं के माता पिता का यहाँ पे कटा हुआ है तो बच्चा का भी यहाँ पे कटा हुआ आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि जेनेटिक नहीं बोलते कि इसका चेहरा जो है वो पिताजी की तरह मिल रहा है, इसका चेहरा तुम माता जी से मिलता है, तुम्हारा भाई के जैसा मिलता है, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ आपका जेनेटिक हो गया। ठीक है, यानी आपको वंशानुगत ट्रांसफ़र होता है, वही जेनेटिक है। ठीक है, देखिए प्रत्येक बालक को कुछ वंशानुगत शक्तियों को लेकर पैदा होता है। सामाजिक वातावरण, ठीक है, में बालक की इन शक्तियों का विकास होता है, यानी कि हम लोग तो पैदा ले लिए, वंशानुगत में तो कुछ ना कुछ शक्तियाँ हमें मिल गई। ठीक है, लेकिन समाज में, वातावरण में हम लोग का ये जो शक्तियाँ हैं विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, देखिए वातावरण में रहते हुए बालक अनेक क्रियाएं करता है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, जिससे नए नए अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए नए नए अनुभव प्राप्त कौन करता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, उलूल जुलूल बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ, मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, 1 चम्मच आप डाल दिए क्या, नमक खर हो गया तो अनुभव क्या किए कि अरे खर हो जाता है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे, अब थोड़ा सा कम डाल दिए, बोले अरे थोड़ा सा और खर हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा खर था उसमें, अभी थोड़ा कम हुआ, बोले नहीं थोड़ा सा और कम डालते, यानी आधा चम्मच आप नमक डालते सब्जी में, तब क्या होगा, अरे बोले ना ये तो बहुत अच्छा है। तो यानी आप क्या किए, अनुभव किए। ठीक है, आप सीखे, तो यही चीज़ सीखना है, आप अपने अनुभव से भी सीखना। ठीक है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, जिनमें नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। आप उसमें क्या अनुभव प्राप्त किए कि सब्जी में आधा चम्मच ही नमक डालने से क्या होता है, अच्छा रहता है, यानी कि 1 चम्मच अगर डाल देंगे तो खर हो जाएगा, आधा चम्मच डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए जिस बालक को जितना अधिक अनुभव प्राप्त होती है उसका विकास उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी आप जितना अधिक प्रयोग करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार सामाजिक वातावरण में रहकर बालक अपने व्यवहार में अनेक परिवर्तन करता है। ठीक है, समाज में दिखेगा हम लोग अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारा बहुत ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन की इस क्रिया ही शिक्षा कहा जाता है, इसीलिए शिक्षा के विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि समाज में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमारा मेन उद्देश्य अभी पढ़ने के, देखिए मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, लिख लिख के पढ़ते हैं, उनको एक अनुभव प्राप्त हुआ। मान लीजिए वही विद्यार्थी बोलता है थोड़ा सा सुनते हैं, सुना तो उनको एक अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं, सुनने से तो याद होता थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिख लिख के करते, लिखने के बाद थोड़ा सा और याद हो गया, यानी कि क्या होता है, सुनने के बाद लिख लेते हैं तो और याद होता है, तो वो अपने अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जितना एक्सपेरिमेंट करेगा, बोलेगा नहीं हम देखते जाएंगे तो लिखते भी जाएंगे, फिर से हम पढ़ेंगे, फिर से एक बार सुनेंगे, फिर रात में सोने से पहले रिवीजन करेंगे। तो क्या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम जितना अनुभव लेंगे उतना हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या एक शिक्षा का रूप है। ठीक है, किसके अनुसार, ड्यूई के अनुसार। ठीक है, ड्यूई है ना, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, देखिए विकासशील प्रक्रिया है, देखिए ड्यूई का ही। ठीक है, चलिए शिक्षा के अंग अथवा घटक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षा के अंग क्या क्या है अथवा घटक क्या है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कर दिया गया और शिक्षा के घटक को पीला
से हेडलाइन कर दिया गया, ठीक है। शिक्षा के अंग कौन से हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षा के अंग कौन से हैं, ठीक है। देखिए इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है, ठीक है, यानी कि विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। क्या क्या मत है उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए एडम्स के अनुसार, ठीक है, शिक्षा के दो अंग है, मैंने उस समय बताया था। एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो अंग, ड्यूई के अनुसार 3, ठीक है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो अंग कौन कौन, एक विद्यार्थी, दूसरा आपका शिक्षक, ठीक है। एक है आपका विद्यार्थी, दूसरा आपका शिक्षक, ठीक है। किसके अनुसार, एडम्स के अनुसार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए और ड्यूई ने शिक्षा के 2 ही अंग माने हैं, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक, दूसरा आपका सामाजिक, ठीक है। ड्यूई के अनुसार देखिए 2 और एडम्स के अनुसार 2, ठीक है। शिक्षार्थी प्लस में आपका शिक्षक, सॉरी विद्यार्थी, दूसरा आपका शिक्षक, ठीक है। किसके अनुसार, कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, मैं आपको हेडलाइन करके बता। एडम्स के अनुसार, देखिए एडम्स के अनुसार शिक्षा के 2 अंग है, पहला आपका विद्यार्थी, ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा आपका शिक्षक, ठीक है, एडम्स के अनुसार, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट वैज्ञानिक है आपका कौन, 1 मिनट, 2 ही अंग माने जाते, किसका अनुसार, हाँ ड्यूई जो है उसके भी 2 है, पहला आपका क्या है सामाजिक, ठीक है, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत में क्या आता है, सीखने वाली मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी कि मानसिक स्थिति। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत सीखने वाली मानसिक स्थिति और सामाजिक के अंतर्गत सीखने वाले सामाजिक वातावरण आते हैं, ठीक है। देखिए मनोवैज्ञानिक मतलब कि हम अपने दिमाग से काम करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा मनोभाव क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। मनोवैज्ञानिक मतलब कि सीखने वाली मानसिक स्थिति, हम क्या करते कि दिमाग में जोर लगाते कि इस ये क्या होता है, मतलब जैसे कि कुछ मिस्टेक हुआ, नहीं इस बार इस तरीके से करेंगे मिस्टेक नहीं होगा। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, आप याद कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो याद करते नहीं, थोड़ा सा लिख के याद करते, अपना दिमाग लगाते, लिख के याद करते नहीं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, थोड़ा सोने समय याद करेंगे, रिविजन करेंगे, तो क्या ये मनोवैज्ञानिक हो गया, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है आपका सामाजिक अंतर्गत, सीखने वाली सामाजिक वातावरण में आता है, ठीक है, समाज में आप सीख रहे हैं वो सामाजिक देखिए रायबर्न ने शिक्षा के 3 अंग बताए। रायबर्न कितना बताए हैं, रायबर्न देखिए कहाँ पे रायबर्न आपका, रायबर्न आपका शिक्षा के 3 अंग बताए हैं, ठीक है। रायबर्न आपका शिक्षा के 3 अंग बताए हैं, ठीक है, याद कीजिएगा। रायबर्न आपका शिक्षा के 3 अंग बताए हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक, तीसरा आपका पाठ्यक्रम। रायबर्न ही बोले हैं, ठीक है, 3 अंग, राय यानी कि हम राय दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक चीज़ जोड़ दिए यानी कि 3, ठीक है, हम किसी को राय दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक चीज़ जोड़ दिए 3, यानी कि रायबर्न के अनुसार शिक्षक, शिक्षा और विद्यार्थी, ठीक है, नहीं विद्यार्थी शिक्षा वही ना हो गया, शिक्षक हो गया, दूसरा आपका विद्यार्थी और तीसरा आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, ठीक है, कौन सी सदी में, 20वीं सदी में, ठीक है, 20वीं सदी में, शताब्दी में उत्तरार्ध में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ था, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के विकास में शिक्षा को नई दिशा मिली, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी के विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के 3 अंग होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञों की दृष्टि से शिक्षा के 3 अंग कौन कौन, एक विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक, तीसरा जो है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम क्या होता है, शिक्षण अधिगम यानी कि शिक्षा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, पेन, बोर्ड, आप व्हाइट बोर्ड का बात करें तो बोर्ड, डस्टर, चौक, यह क्या शिक्षण अधिगम, टीचिंग एप्टीट्यूड, छड़ी, ये सब क्या शिक्षण सामग्री थी वही, ठीक है। किसके अनुसार बोल रहे हैं, शैक्षणिक तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार क्या है, 3 प्रकार की अंग होते हैं, ठीक है, शिक्षा के, कौन कौन, पहला आपका शिक्षक यानी कि मैं आपका शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी यानी कि आप, तीसरा आपका शिक्षण सामग्री आप बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए कौन कौन से उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया अधिगम की परिस्थितियाँ, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में पाठ्यक्रम, मैंने आपको बताया ना, अभी आपको बता रहा था पाठ्यक्रम माने कि पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियाँ यानी कि पढ़ाने का तरीका, शिक्षण सामग्री, पेन हो गया, डिजिटल बोर्ड, कुछ भी पढ़ाने का जो तरीका, ठीक है। जैसे कि आप अगर स्कूल में बात करेंगे चौक, डस्टर, कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मूल्यांकन विधि यानी कि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है, कितना पढ़ने में तेज़ है, कमज़ोर है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आपको सुधार करवाया जा सके, ये आपका मूल्यांकन विधि, ठीक है, इसी में आ जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, यानी कि आप आसपास का वातावरण, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सामाजिक वातावरण आते हैं, ठीक है। और आज अधिकांश विद्वान इन सभी को शिक्षा के अंग मानते हैं, ठीक है। और आज जो है सभी विद्वान, ठीक है, इनको शिक्षा का अंग मानते हैं, इसीलिए क्योंकि ये टीचिंग क्या है, टीचिंग मटेरियल है, यानी कि शिक्षण सामग्री है, ठीक है। देखिए क्या क्या शिक्षण सामग्री में आएगा, जिन चीज़ों से शिक्षा में हेल्प किया जा सके, ठीक है। डस्टर, बोर्ड, चौक, वाइट, आजकल तो स्मार्ट बोर्ड आ गया, बोर्ड, पेन, मार्कर, कुछ भी चीज़ें, इंक, ये सब क्या है, शिक्षण सामग्री है, ठीक है। तीन चीज़ें, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण सामग्री, ठीक है। चलिए अगला है आपका शिक्षक। शिक्षक क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक जो है शिक्षण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। संकुचित अर्थ में एक निश्चित स्थान व पूर्व निर्धारित शिक्षण विधियों द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देने वाले व्यक्ति विशेष को शिक्षक कहा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी विद्यालय में पढ़ने वाले और जिनसे बालक ज्ञान प्राप्त करता है उसे शिक्षक कहते हैं, ठीक है। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ, ठीक है। देखिए शिक्षक किसे कहते हैं, आपके अनुसार क्या लगता है, आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। आपके अनुसार शिक्षक किसे बोल सकते हैं, यानी कि शिक्षक उसे आप बोल सकते हैं जो एक विशेष होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला शिक्षक हो, यानी कि सुनिश्चित, ठीक है, यानी स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट का शिक्षक हो, यानी उसका उद्देश्य है। हिस्ट्री का शिक्षक हो तो हिस्ट्री ही आपको पढ़ाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है, देखिए शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो शिक्षार्थी कहाँ से रहेंगे। शिक्षार्थी मतलब ग्रहण करने वाला, अगर देने वाला नहीं रहेगा, यानी मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं रहूँगा तो आप यहाँ पे थोड़ी ना आते, थोड़ी ना पढ़ रहे होते। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। यानी संकुचित अर्थ में अगर हम लोग बात करें तो एक निश्चित स्थान, यानी हम यहाँ पे खड़े एक निश्चित स्थान है, ठीक है। पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से हमें निर्धारित किया गया था, यानी कि मैं चाह रहा था कि मैं क्लास लूँ, आप लोगों से बातें करूँ, तो यह पहले से निर्धारित है, ठीक है। अगला आपका शिक्षण विधियों द्वारा, शिक्षण विधि यानी कि पीपीटी है, स्मार्ट बोर्ड है, मार्कर है, यानी कि ये जो पेन है, और जो भी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा क्या है, शिक्षण सामग्री, ठीक है। देखिए और आपका पढ़ाने का तरीका हमारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देने वाले व्यक्ति, यानी कि पहले से हमें मालूम था कि पूर्व निर्धारित, यानी पहले हमने निर्धारित कर चुका था कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड क्लास लेने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं पहले से निर्धारित कर चुका था, यानी मुझे मालूम है, ठीक है। वही चीज़ पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान देने वाला, ठीक है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। यानी कि अगर आप मुझे नहीं मान रहे तो आप अपने ऑफलाइन कोचिंग वाले को मेरे स्थान पर आप रख के देखिए, ठीक है, कि वो शिक्षक क्या क्या चीज़ें उपयोग करता है शिक्षण सामग्री में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए विशेष को शिक्षक कहा जा सकता है, यानी कि उन लोगों को शिक्षक कहा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी, विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक, समाज के अन्य व्यक्ति और समस्त जीव जंतुएं, ठीक है, जिनसे ज्ञान प्राप्त होते हैं वो शिक्षक कहलाते हैं। एकदम परफेक्ट बात, ठीक है। जिनसे हम चाहे किसी भी रूप में शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे तो वो हमारे शिक्षक है, चाहे छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, जन्म लिया हुआ व्यक्ति ही क्यों ना,
अगर उनसे कुछ चीज़ें अगर हम सीख लिए तो वो हमारे लिए शिक्षक के समान है। शिक्षक है, समान नहीं, शिक्षक है। ठीक है, चलते फिरते अगर कहीं से सीख लिए, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काट दिया तो हम वो उससे हम क्या सीखे कि बिना हेलमेट के अगर हम गए तो चालान काटेगा, वो हमारे शिक्षक है। ठीक है, एक व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया तो वो हमारे लिए शिक्षक बना कि अगर हम शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो हमारे भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो मतलब कि आपके आसपास वातावरण किसी भी चीज़ से आप सीख रहे हो, ये आपका शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बीएड के एंट्रेंस या शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्राचीन में क्या, प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते थे। ठीक है, वह समाज शिक्षा का केंद्र बिंदु थे। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता है, गुरुकुल में लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में मतलब समस्त चीज़ों का, राजा महाराजा को आप देखते होंगे, रामायण अगर देख रहे हैं, महाभारत देखे होंगे, तो गुरुकुल में एक पेड़ के नीचे मतलब एक गुरु होता था, वहीं पे मतलब कि दान दक्षिणा लेकर मतलब कि जो भी बच्चे घर से दक्षिणा वगैरह लेकर जाते थे गुरुकुल पढ़ने के लिए, यानी गुरुकुल वहीं से स्टार्ट हुआ। वहीं यानी कि एक पेड़ होता था, वहीं पे एक गुरु होते थे, पंडित जी या कोई भी होते थे, वो पढ़ाते थे। ठीक है, तो वहीं से शिक्षा प्रारंभ हुआ। शिक्षा तो पहले से प्रारंभ हुआ, लेकिन केंद्र बिंदु का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते थे, और समझ शिक्षा का केंद्र बिंदु, यानी कि पहले इतना ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें नहीं थे। आज हमारे पास ऑनलाइन है, मोबाइल है, अगर हमें किसी चीज़ में दिक्कत हो रही तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण सामग्री कौन कौन है, आपके पास तुरंत लाइन में आ जाएगा। 10, 12, 15, 16, 20 जितना शिक्षण सामग्री सब आ जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। मोबाइल बहुत बाद आया, लेकिन इतना बोलते हैं दुनिया हमारी मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन आप क्यों जाते? क्योंकि आप उस ज्ञान को और थोड़ा सा विस्तार करना चाहते हैं। क्या आप टीचिंग एप्टीट्यूड मोबाइल में नहीं है? हर एक जगह है, लेकिन आप हमसे क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब कि आपके पास ज्ञान है, गूगल में बहुत सारा ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास ही क्या होता था, एक ही जगह केंद्रित होता। ठीक है, केंद्र बिंदु होता था कि गुरु जानते थे, और गुरु जो चीज़ शिक्षा बता दिए बच्चों को वही चीज़ मानना होगा। ठीक है, गलत बताए सही, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऑनलाइन ज़माना है। आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है, आप तुरंत गूगल सर्च करते, यूट्यूब में सर्च करते, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर एक चीज़ों में आपके पास दुनिया मुट्ठी में। तो पहले के अपेक्षा बहुत अभी बदलाव हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया कि पहले की जो शिक्षा थी वो किस तरीके से थी, केंद्र बिंदु या विस्तारित? ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? केंद्र बिंदु, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल में, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाते थे, जो पंडित, तो वही चीज़ें हम लोग मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आपको डिटेल में, वीडियो लंबी जाती है, डज नॉट मैटर, आपको हर एक चीज़ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। आधा घंटा और हमारे पास टाइम बचा हुआ है, आधे घंटे में आप पूरी कंप्लीट करेंगे। पूरी नहीं, मतलब जितना होगा, एक घंटे का लूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कभी ना कभी मैं आपको जितना भी है सारा के एक वीडियो में समरी करके पूरे ला दूंगा मैराथन क्लासेस। ठीक है, लेकिन आप लोग को डेडिकेटेड यानी कि डट के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट देखे चले गए, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर नौकरी लेना है तो डेफिनेटली कि आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की शिक्षा में शिक्षक का स्थान गौण हो गया। गौण क्या है? गौण मतलब क्या, आप क्या समझते हैं? गौण क्या होता है आप बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही। गौण जैसे क्या होता है, एक हो गया आपका सखुआ का पेड़। सखुआ मतलब साल, जो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, जिसे क्या बोलते हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम क्या है आप बताइए कमेंट में। वैज्ञानिक नाम जो है एक मिनट, फूल का जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। हाँ,
पलाश का जो है, हाँ पलाश का है हमारा राजकीय पुष्प, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं वैज्ञानिक नाम। हाथी का एलिफस मैक्सिमस, ठीक है, एलिफस मैक्सिमस, ठीक है, ये हमारा राजकीय पशु है। उसके बाद हाँ सोरेया रोबस्टा, ठीक है, मैं अभी याद किया, याद है मुझे लेकिन मैं भूल गया था। देखिए वैज्ञानिक नाम क्या है, साल का, हमारे झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है साल यानी कि सखुआ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरेया रोबस्टा। मैंने कैसे याद किया, देखिए साल, साल से क्या हुआ, साल में जो फूल होता है उसको सरय बोलते हैं, और सरय यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या, सा से ही सोरैया यानी सरय, सोरैया, इस तरीके से याद कीजिए, सरय सोरैया रोबस्टा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम सोरैया रोबस्टा, और साल में सरय फूल होता है, ठीक है। तो देखिए आपको याद करने के लिए कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया ना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी कि ब्यूटी मतलब कि सुंदरता, पलाश का फूल यानी कि झारखंड की सुंदरता को दर्शाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का फूल का वैज्ञानिक नाम। और हाथी का एलिफस, एलिफेंट मतलब एलिफस, एलिफस मैक्सिमस, उसका वैज्ञानिक नाम सरा यानी कि साल का ब्यूटिया, सॉरी ब्यूटिया वाला सोरैया रोबस्टा, ठीक है। चलिए, और जो हमारे हैं एंड्रोनमस एस्कोलोपस, किसका आप कमेंट में बताइएगा, एंड्रोनमस एस्कोलोपस किसका राजकीय यानी कि वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये हमारे राजकीय, ठीक है। अब किन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप जानते होंगे झारखंड के निवासी तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपका वैज्ञानिक नाम बता दिया हूँ। हाँ हम लोग कहाँ थे, हाँ गौन ना, हम लोग गौन में थे। गौन क्या होता है, मैंने अभी सखुआ का नाम लिया था ना, देखिए गौन में एक सखुआ का पेड़ है, उससे क्या क्या प्राप्त होता है, पहला आपका लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है पहला, दूसरा है आपका क्या, फूल, तीसरा आपका फल, ठीक है। तो मुख्य सखुआ का जो वृक्ष है किस लिए जाना जाता है, लकड़ी के लिए, ये हमारा प्रमुख हो गया गौन। इसके अलावे और क्या क्या प्राप्त हुए, मतलब कि लकड़ी के अलावा और क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं सखुआ से, फूल प्राप्त कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा क्या गौन। अगर चिरचिरी का पत्ता, चिरचिरी मतलब आप सभी समझते होंगे किनके बारे में बात करो, जिससे झारखंड के अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा भूमिका, अग्रणी भूमिका है उनका, ठीक है। केंदू का पत्ता जिसको चिरचिरी बोलते हैं, ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका पत्ता का भी उपयोग होता है, ठीक है, पत्ता का भी उपयोग होता है, प्लस में लकड़ी का उपयोग होता है। तो क्या होगा, एक चीज़ मुख्य चीज़ें हमारा क्या है, लकड़ी, ये हमारा क्या है मुख्य है, पत्ता हमारा क्या गौन, यानी कि दोनों चीज़ से लाभ हो रहा है, ठीक है। तो गौन का मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें लाभ होना, ठीक है, तो यानी कि एक्स्ट्रा हो जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों मैं आपको बहुत चीज़ें समझा दिया हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं जो किताबी भाषा है उसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आज की शिक्षा, शिक्षक का स्थान गौन हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन हर एक चीज़ उपलब्ध है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा रूप में हमसे जानना चाहते हैं कि क्या, जैसे कि एक्स्ट्रा में क्या हमारा केंदू के पत्ता में केंदू का पत्ता प्राप्त हो, जैसे बीड़ी बना, सखुआ में क्या लकड़ी एक मुख्य भूमिका थी, लेकिन गौन के रूप में हमारा फूल मिला, फल मिला। उसी तरीके से शिक्षक की भूमिका होगी आजकल, क्योंकि ऑनलाइन में हर एक चीज़ उपलब्ध है। क्या टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च कीजिएगा नहीं आएगा, हर एक चीज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे गौन के रूप में हम लोग भूमिका निभा रहे हैं ताकि आप लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। देखिए केंद्र में नहीं है लेकिन फिर भी उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि गूगल में रहते हुए भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, यानी समझाने के लिए केवल हम लोग हैं, ठीक है। ये चीज़ें, इसके बिना आज शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। आज के युग में शिक्षक का उत्तरदायित्व सिर्फ बढ़ गया है, यानी कि आज का युग जो है उसमें शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अतएव शिक्षक को चरित्रवान और प्रसन्नचित्त और धैर्यवान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए,
मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि शिक्षक को चरित्रवान अगर, यानी कि आजकल क्या हो रहा है, शिक्षक एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री वाले, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, रोजगार वित्त अंकित सर, ठीक है, बहुत सारे शिक्षक हैं, ठीक है। यानी राकेश सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, बहुत सारे शिक्षक हो गए, ठीक है। हमारे शेखर सर हो गए, एक सेलिब्रिटी की तरह है, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं ना, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको बच्चे फॉलो करने लगते हैं। अगर आप चरित्रवान नहीं रहेंगे, यानी आप गलत काम करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे, गलत, ठीक है। तो यानी कि आपका व्यवहार से देखकर, यानी आपके व्यवहार को लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए चरित्रवान होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लासरूम में भी अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, आपके गलत व्यवहार को ही लोग कॉपी करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 शिक्षक थे, ठीक है, जो लड़कियों से मतलब कि व्हाट्सएप में बात करने के लिए फोर्स कर रहे थे, ठीक है। ऐसे चरित्रहीन शिक्षक, तो बच्चे क्या सीखेंगे, ऐसे ही नहीं सीखेंगे। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए या गलत काम करने के लिए गए, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करने, यानी आपको चरित्रवान होना है, ठीक है। दूसरा आपको प्रसन्नचित, यानी कि आपको खुश रहना है। आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, डज नॉट मैटर, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, उससे विद्यार्थी के मस्तिष्क यानी दिमाग में पढ़ाने का तरीका में कोई फ़र्क नहीं पड़े। मान लीजिए मुझे बहुत टेंशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा तो फुल एनर्जेटिक के साथ आऊँगा, पूरा ताकत जोश के साथ आऊँगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ पिछला समय, अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना आपको पढ़ाने पर, ठीक है। पूरा एनर्जेटिक के साथ, मतलब उस उत्साह में आना है। पिछला अभी यहाँ आने से पहले क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ, कुछ मतलब नहीं, मैं यहाँ पे आ गया मतलब मैं खुश हूँ, आपको पढ़ाऊँगा ध्यान से, ठीक है। ये चीज़ यानी एक शिक्षक का काम क्या, चरित्रहीन मैं बोल दिया, चरित्रवान। आपका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आप प्रसन्नचित हो, बच्चे आपको देखे तो पढ़ने का मन करे, खुश हो आप, ठीक है। ये देखिए अगला आपका धैर्यवान, यानी आपको पेशेंस रखना है। आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, आपसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ देंगे, तो आप क्या करेंगे, गुस्सा जाएंगे, बोलेंगे मारेंगे तुमको, तो क्या होगा, बच्चे भाग जाएंगे। आप मतलब धैर्यवान ही नहीं, बच्चे का काम क्या, क्वेश्चन अराइज करना, क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपका क्या है, सॉल्यूशन देना, ठीक है। आप उसे सॉल्यूशन दीजिएगा आराम से, ठीक है। आप धैर्य रखिएगा। बच्चे हो सकता है कुछ हरकत करेंगे, कुछ उल्टा पलटा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कुछ उल्टा पलटा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना होगा, यानी कि धैर्यवान भी होना। मैं आपको बहुत डिटेल वे में समझा रहा हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए अगला आपका, उससे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चे प्रश्न कर दिए तो जवाब हम कहाँ से दे पाएंगे। यानी कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हमारे पास उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑनलाइन आया हूँ तो आपको मैं अगर पढ़ा नहीं रहा हूँ अच्छे तरीके से, हमें ज्ञान ही नहीं है तो आपको कैसे पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। यानी यहाँ आने से पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ और जानता हूँ, तब तो आपको बता पाता हूँ। इसी तरीके से ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई भी शिक्षक हो, यानी कि आप के अंदर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या समझेगी। यानी कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहीं से भी प्रश्न कर सकते हैं और उल्टा पलटा प्रश्न करते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, और आप तो ऐसे भी शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा आने वाले दिनों में अगर बच्चे उल्टा पुल्टा सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको धैर्यवान होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्या बोल रहा था, उससे विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। अन्य विषय का सामान्य ज्ञान क्यों होना चाहिए, क्योंकि मान लिया जाए आप मैथ के सब्जेक्ट है और बोल दिया जाए कि झारखंड का क्या बोलते हैं राज्यपाल कौन है, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और कुछ भी बता दिया, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है सर, मतलब तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ना थोड़ा आपको बेसिक ज्ञान रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं पता पाए तो बच्चे के मन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बोलेगा अरे सर को जानकारी नहीं, यानी सर के पास कुछ भी जानकारी होता ही नहीं, यानी
बच्चे की नज़र में आपका जो इमेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो गिर जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, उसे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अभी जो क्या क्या पढ़ाना है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना है, कंप्यूटर से पढ़ाना है, टाइपिंग, सारा चीज़, मतलब बेसिक जो चीज़ें, आधुनिक चीज़ें, उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मोबाइल में सर्च करना, किस तरीके से कोई चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो ऑनलाइन इंटरनेट कैसे सर्च करना, ऑनलाइन मतलब कि क्या डिजिटली एक चीज़, आधुनिक मतलब क्या, आधुनिक युग आजकल डिजिटली होते जा रहा है, तो डिजिटल का भी ज्ञान आपको होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कहने का मतलब। ठीक है, अगला आपका जिससे वह उचित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके बालकों को प्रेरित कर सके। मेधावी और विद्वान शिक्षकों के गुण एवं आदर्श बालकों के जीवन पर्यंत प्रेरणा देते हैं। ठीक है, इसीलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माण की कुंजी कहा जा सकता है। ठीक है, कुंजी कहा गया है। तो यहाँ पे क्या, आधुनिक युग में जो भी चीज़ें है उसका ज्ञान होना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सामग्री से रिलेटेड हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, तो उनका ज्ञान, यानी कि इसीलिए शिक्षक को क्या कहा गया है, राष्ट्र निर्माण की कुंजी। राष्ट्र निर्माण की, अगर हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भारत देश राष्ट्र का वो क्या करेगा, वो भविष्य है। बोलते आज के बच्चे कल के नेता। ठीक है, आज के बच्चे कल का भविष्य है। यानी आज हम जिस बच्चे को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमारा व्यवहार है, जिस तरीके से उसको ढाल रहे हैं, छोटे बच्चों का आप जैसे आप निवेश करेंगे, यानी कि जिस तरीके से आप उसे उसके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ना, बच्चा वैसे ही बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ठीक है, अगर 10 यानी कि 4 शराबी है, अगर उसके साथ आप रह रहे हैं तो 5वां शराबी आप ज़रूर निकलेंगे। 4 आपका दोस्त नौकरी कर रहा है तो 5वां नौकरी करने वाला आप ज़रूर निकलेंगे, यानी कि संगत का असर। ठीक है, तो शिक्षक क्या है, शिक्षक के साथ बच्चे का संगत होता है, यानी कि शिक्षक ऐसा है, यानी राष्ट्र निर्माण कर रहा है, यानी कि बच्चों को पूरा अपना सब कुछ, अपना अनुभव शेयर कर रहा है। आप मान लीजिए गलत अनुभव शेयर कर देगा तो बच्चा क्या सीखेगा, वही नहीं सीखेगा। दारू गांजा पीने वाला शिक्षक मिल जाएगा तो क्या होगा, बच्चा तो वही करेगा, वो भी दारू गांजा पिएगा, राष्ट्र का निर्माण क्या होगा, राष्ट्र को तो विनाश की ओर ले चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल वे में समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट का और टाइम बचा हुआ है। देखिए, विद्यार्थी, आप देखते हैं हम लोग विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। देखिए, विद्यार्थी अगर नहीं रहेंगे तो किसको पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी जो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, विद्यार्थी के अभाव में शिक्षक चाहे जितना भी भाषण दे, मान लीजिए कि आप लोग अगर पढ़िएगा ही नहीं, तो मैं चाहे जितना वीडियो अपलोड करूँ, चाहे जितना मैं भाषण दूँ, जितना कुछ भी करूँ, फायदा नहीं। ठीक है, यानी कि अगर ऑफलाइन में, मैं तो अभी ऑनलाइन में हूँ, ऑफलाइन में मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए शिक्षक के सामने कोई विद्यार्थी नहीं, तो चाहे वो बक करे, कुछ भी समझा दे, फायदा है, होने वाला तो नहीं है। ठीक है, इसीलिए शिक्षक तभी कहलाएगा ऑफलाइन में जब उसके सामने बच्चा है, यानी कि मैं अगर कुछ चीज़ें दे रहा हूँ तो ग्रहण करने वाला भी कहीं ना कहीं है आगे। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, चलिए, शिक्षक चाहे कितने भी भाषण देते रहे, कितनी भी क्रियाएं करते रहे, कितने भी आदर्श प्रस्तुत करते रहे, शिक्षक की प्रक्रिया नहीं होगी। आधुनिक युग में शिक्षा बल केंद्रित है, शिक्षा के केंद्र शिक्षक नहीं विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि आज जो है शिक्षक अगर चाहे कि मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो मेरा मन करेगा, ये मतलब नहीं। आज का युग बदल गया है, यानी कि बच्चा जो चाहता है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है आज के युग में। ठीक है, ये शिक्षक आधुनिक युग का है। आज विद्यार्थी का स्थान प्रमुख है और शिक्षक का स्थान गौण है, यानी कि विद्यार्थी को सर्वोपरि रखना पड़ रहा है। यानी कि विद्यार्थी किस तरीके से समझ रहा है, किस तरीके से उसको समझा है कि वो समझे, यानी कि विद्यार्थी को सर्वप्रमुख स्थान और गौण स्थान में, यानी कि विद्यार्थी एक सखुआ का पेड़ हो गया लकड़ी, और गौण में शिक्षक हो गया, उनका क्या हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, कौन, शिक्षक। ठीक है, पहले ज़माने में लकड़ी कौन होते थे, शिक्षक, और फल फूल बच्चे होते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया है।
बच्चा जो चाह रहा है वो चीज़ शिक्षक को प्रोवाइड करना, उस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस संबंध में एडम्स का कथन बड़ा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एडम्स का कथन, अब देखिए मेन जो कथन है आपको तो याद करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कथन कारण पूछे जाते हैं और वैज्ञानिक नाम से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एडम्स का क्या कहना है, शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है जॉन को, शिक्षक जो है क्या करता है, शिक्षक जॉन को लैटिन पढ़ाता है। इस कथन के अनुसार शिक्षक के लिए दो बातें जानना आवश्यक है। ठीक है, एक जॉन, दूसरा लैटिन को। ठीक है, लैटिन को जानना उतना आवश्यक नहीं जितना कि जॉन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही गहरी बात बोले गया, आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे हूँ समझा रहा हूँ। देखिए शिक्षक, देखिए एक प्रसिद्ध कथन किनका है, एडम्स का। एडम्स क्या बोलते हैं, एक शिक्षक है, ठीक है, जॉन को, यानी किसी व्यक्ति का जिसमें से आप अपने नाम को रख लीजिए जॉन के जगह में, मानी आपको। ठीक है, एक शिक्षक जो है यानी कि मैं आपको, ठीक है, आपको लैटिन पढ़ाता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं जो हूँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लैटिन के जगह में आप टीचिंग एप्टीट्यूड को आप रख लीजिए। ठीक है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, जॉन के जगह में आप अपने आप को रख लीजिएगा, मान लीजिए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से इस कथन के अनुसार, ठीक है, यानी कि ये जो कथन है, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, शिक्षण सामग्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, शिक्षण अभियोग्यता, तो इस कथन के अनुसार शिक्षक के लिए यानी कि हमारे लिए दो बातें जानना आवश्यक हो गया। ठीक है, क्यों, एक जॉन यानी कि एक आप, दूसरा लैटिन को यानी कि पहला इसको टीचिंग एप्टीट्यूड को यानी कि शिक्षण अभियोग्यता को। देखिए अब इसमें हमें शिक्षण अभियोग्यता से यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको समझना कि आप किस तरीके से समझ रहे हैं, किस तरीके से आप समझते हैं, यानी क्या दिमाग लगाया जो आप समझ पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, लेकिन लैटिन को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि जॉन को, यानी कि मैंने आपकी बताया ना अभी, जितना ये हमको जानना आवश्यक नहीं, जितना शिक्षण ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इतना जानना हमें आवश्यक नहीं है, उतना आवश्यक आपको जानना हो गया कि किस तरीके से आपको समझा है कि आप समझ पाए। ठीक है, ये यानी कि मुख्य रूप से क्या हो गया, मुख्य में स्थान में आप आएंगे, गौण में ये आ जाएगा यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये कहने का अर्थ है। अभी आपको समझ में आ गया होगा मुख्य और गौण में क्या अंतर होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट में ही समझा दूंगा। चलिए, अर्थात शिक्षक के लिए बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, अभिरुचियों को जानना अति यानी कि अधिक आवश्यक हो गया। मैंने अभी आपको बताया ना कि मुझे ये जो जानने से उतना मतलब है ही नहीं, आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, आपको कैसे समझाया जाए, ये चीज़ें समझ में आना चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे आपको समझाने का तरीका मालूम होना चाहिए, पर मुझे प्राथमिकता आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये बाद में यानी कि गौण में आ जाता है, प्राथमिकता तो आप है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है मैंने आपको पूरा डिटेल वे में समझाया एग्जाम्पल के साथ में। अगला आपका आधुनिक युग, मनोविज्ञान का युग है। ठीक है, अभी जो है मनोविज्ञान का युग है, आधुनिक युग। दुनिया हमारी मुट्ठी में, इंटरनेट हमारे पास है, हम जो चाहे सो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा में बालक की प्रकृति महत्वपूर्ण है, यानी कि मनोविज्ञान यानी कि मानव को ज्ञान करने वाले जो लोग, ठीक है, वो सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध किए हैं कि बालक की प्रकृति महत्वपूर्ण है, उसको समझे बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। यानी आप किस तरीके से समझते हैं, आपको समझे बिना मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे बक बक कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी रखेंगे। तो यानी हमें पता चल गया कि आप किस तरीके से समझते हैं, इसीलिए तो आप यहाँ पे अभी तक टिके हुए हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है तब ना आप टिके हुए हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता है जो बच्चों को देना है, जो आपको सामने बैठे हैं, आपको उसी को सबसे पहले प्राथमिकता देना है कि किस तरीके से वो समझ रहे हैं, क्या एग्जाम्पल देने से समझ रहे हैं, देसी तरीका से, विदेशी तरीका से, अलग तरीके से, कुछ भी तरीके से
अलग हरकत करके, पागलों जैसे हरकत करके, समझ के, कुछ भी तरीके से बोल के, नाच के, गा के, आपको जिस तरीके से समझ में आएगा उसी तरीके से समझाना पड़ेगा, ये है कहना। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसीलिए आगे शिक्षा की समस्त योजनाएं बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, यानी इसी को ध्यान में रखकर आजकल की जो शिक्षा उसको बनाई जा रही है। ठीक है, आजकल देखते होंगे कि LKG, UKG, NKG, पता नहीं कितना KG होता। हम लोग तो जब भी पढ़े थे तो पहला KG, उसके बाद पहला क्लास, बहुत को तो KG क्लास भी नहीं पढ़े, डायरेक्ट पहला क्लास पढ़े। लेकिन आजकल को जो है LKG, UKG, NKG, पता नहीं कौन कौन से KG होता है। मतलब KG क्लास में 4-5 साल घुमा फिरा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका देखिए वहाँ पे रखने का मतलब क्या, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे रखा जा रहा है इतने सालों, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का जो दिमाग है ना उसको डेवलप किया जा रहा है उसी क्षेत्र में। आजकल का बुक देखिएगा ना, बुक में ही क्या किया जाएगा, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का क्या कर दिया गया है, ABCD लिख दिया गया। ठीक है, ABCDE, यानी कि ये जो है बुक में गड्ढा कर दिया गया है ताकि बच्चा जो है ना इसको दोहराए तो इसी में दोहराए, इसका हैंडराइटिंग बने। मतलब दिमाग देखिए आजकल का जो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही एडवांस लेवल पर है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मतलब कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करें, किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं और किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से पुस्तक उसी तरीके से निकाला जाए और वैसे शिक्षकों को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग की दिया जाए। ठीक है, तो यानी कि मनोवैज्ञानिक लोग सिद्ध कर चुके हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता बच्चों को देना है, किस तरीके से समझते हैं, शिक्षण व्यवस्था भी उसी तरीके से ढालना है। ठीक है, ये देखिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाँ, शिक्षा की समस्त योजनाएं बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। आधुनिक युग की किंडरगार्टन, ठीक है, आधुनिक युग के अभी का जो किंडरगार्टन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप हेडलाइन करके याद कर लीजिए, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी। ठीक है, उसके बाद डाल्टन योजना, फिर है आपका ह्यूरिस्टिक। ठीक है, उस आदि नवीन विधियों से में बालक को प्रमुख स्थान दिया गया। यही कारण है कि आज शिक्षक के लिए अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ बालक के मनोविज्ञान और शिक्षक मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया। यानी कि आपको इस विषय के साथ साथ आपके बारे में जानना हमें अत्यंत आवश्यक हो गया कि आप किस तरीके से समझेंगे, क्या एग्जाम्पल देने से समझेंगे, क्या बोलने से कितना देर मतलब कि बोलना है, कितना देर ब्रेक लेना है, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से समझाया जाए, आपको जो समझे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है कौन कौन, किंडरगार्टन, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, आप याद कीजिएगा। ठीक है, किंडरगार्टन अगला आएगा नेक्स्ट में भी। ठीक है, किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी, डाल्टन योजना, फिर आपका हरी नहीं, ह्यूरिक। ठीक है, क्या मिटा रहा है, मिट भी नहीं रहा। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ मिटाने का तरीका। अगर ऐसे कीजिएगा ना चिसा जाएगा। ठीक है, मतलब चिसा मतलब कि ये हो जाएगा। ठीक है, फिंगर को एक साथ करके इस तरीके से रखना पड़ता है, तो ये रबर का काम करता है। ठीक है, बोर्ड का यही तरीका है। तो देखिए, हाँ, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, आदि नवीन विधियों में बालक को प्रमुख स्थान दिया जाता है, यानी कि ये जो है ना मनोवैज्ञानिक तरीके से ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे, आगे आएगा। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक किस विधि का आविष्कार किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए यही कारण कि आज के शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान के साथ साथ बालकों का मनोविज्ञान की शिक्षा, मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया ना अति आवश्यक। देखिए पाठ्यक्रम अब आ जाता है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पाठ्यक्रम शिक्षा की प्रक्रिया का तीसरा अंग माना गया है। ठीक है, देखिए पहला आपका शिक्षक हो गया, दूसरा आपका विद्यार्थी, तीसरा आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का मतलब कि क्या हो गया, तीसरा अंग हो गया। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी को जो कुछ सिखाता है, वह सीखने में जो कुछ सहायता करता है, ठीक है, वह पाठ्यक्रम है। यानी ये जो हमारा पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, आपके पास अगर बुक नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ से सीखेंगे, बुक होना अति आवश्यक हो गया। ठीक है, इसीलिए तीसरा स्थान पर बुक को ही रखा गया। ठीक है, देखिए क्या है,
वह पाठ्यक्रम है संकुचित रूप में। पाठ्यक्रम का अर्थ विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले परंपरागत विषयों से है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परंपरागत विषय क्या, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, ये सब क्या परंपरागत विषय है, परीक्षा में पास करने के लिए हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, और हमारा मानसिक थोड़ा सा विकास हो सके, ठीक है। हालांकि उसका हमें हमारे जीवन में उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन क्या हमारा माइंड का विकास सही है नहीं कि हमारा माइंड को डेवलप करना होगा ना, तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब क्या है, ज्योमेट्री त्योमेट्री ये सब क्या हमारा दिमाग को मतलब कि विकसित करने के लिए, ठीक है। चलिए, पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव सम्मिलित है जिन्हें एक बालक किसी विद्यालय में अर्थात कक्षा, पुस्तकालय, वचनालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा स्थल, साहित्य, संस्कृति और कला मंच प्राप्त कर सकता है, मंच पर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यानी पाठ्यक्रम के अलावा देखिए कहाँ पे क्या कर सकता है, पुस्तकालय मतलब जहाँ पे पुस्तक रहते हैं, वाचनालय जहाँ पे वाद विवाद होता है, अगला आपका प्रयोगशाला जहाँ पे लैब वगैरह होता है, एक्सपेरिमेंट, ये 2-4 बूंद इसको डाल दिए कैल्शियम को, 2-4 बूंद फास्फोरस को डाल दिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। साबुन में हल्दी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये सब क्या एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला हो गया। कुछ भी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। क्रीडाशाला मतलब कि खेलने वाला स्थान क्रीड़ा स्थल है। साहित्य यानी साहित्य की जो पुस्तकें हैं, सांस्कृतिक कला संस्कृत हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, फिर आपका कलात्मक यानी कला है, मंच प्राप्त करता है, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें हैं हमारा क्या तीसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। आज पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कड़ी का काम करता है, ठीक है। कड़ी का काम क्यों करता है, क्योंकि अगर हमारे पास हम तो पढ़ा रहे, हमारे पास बुक होता ही नहीं तो हम किसको पढ़ाते। हमारे पास तो एक सुनिश्चित यानी कि स्पेसिफिक चीज़ तो होना चाहिए ना, कि ठोस मटेरियल, ताकि हमें तो मालूम चले ना कि क्या हमें पढ़ाना है। अगर हमारे पास रहेगा नहीं तो हमारे मन में जो आएगा हम बक देंगे। यानी कि हमारे पास ऐसे सुनिश्चित मतलब स्पेसिफिक चीज़ है जिससे हम पढ़ा सके बच्चों को, ठीक है। हमें मालूम हो कि ये चीज़ हमें पढ़ाना है तब तो, ठीक है। देखिए दोनों की क्रियाओं को निर्धारित करता है, ठीक है। दोनों को कड़ी के बीच में हम बुक को पढ़ते हैं, बुक और हमारे दोनों के बीच में संबंध यानी कड़ी का काम करता है, ठीक है। चलिए, बुक को पढ़कर हम आपको समझाते हैं, दोनों कड़ी का काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना लंबा है, हाँ इतना है तो ने दोनों के सामने स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य प्रस्तुत करके उसकी प्राप्ति के लिए उनके कार्य निश्चित करता है, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवसायिक व्यवस्थित करता है और शिक्षार्थियों के समय और शक्ति का सदुपयोग कराता है तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना संभव कराता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक और पाठ्य पुस्तक है, दोनों शिक्षक पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, और समझता है, बूझता है और अपने हिसाब से उस सारी चीज़ों को शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों के साथ में शेयर करता है, ठीक है। यानी कि एक सहज वे सरल वे में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, एक कड़ी का काम करता है, ठीक है। बाकी बात ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिक्षण विधि एवं शिक्षण सामग्री पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। बाकी बात उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि इसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल जाएगा फ्री PDF के नाम से, ठीक है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको ये सारे PDF फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो PDF तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है पूरे यूट्यूब में, ठीक है, कोई भी शिक्षक इस तरीके से इतना विस्तार वे में क्लासेस नहीं लिया, ना ही PDF दिया है, ठीक है। क्योंकि सारे लोग पेड क्लासेस बेच रहे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। मैथ के लिए शेखर सर है, रीजनिंग के लिए अभिषेक सर है, मैं भी आपको रीजनिंग पढ़ा देता हूँ, और झारखंड के लिए भी और 2-4 सर हैं। मतलब सभी लोग जो है पूरा टीम वर्क काम कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा, रेल बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि जिसको ज़रूरी है, ठीक है, आपके दोस्त होंगे या कोई भी रिश्तेदार होंगे जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात अपना राय अपना ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।
बाकी बाद अपना तब तक ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।